बंधुओं नमस्कार। आज हम आप सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं प्रतिक्रियावादी राजनीति और हिंसा। विषय समीचीन भी है, ज्वलंत भी है, प्रासंगिक भी है, मूल्यवान भी है, लेकिन समय समय का और मस्तिष्क का अंतर जरूर होता है इस तरह के विषय में। एक बहुत स्पष्ट बात है, समाज का, जीव का, व्यक्ति का मनोविज्ञान जो होता है उस विषय में एक बात बहुत स्पष्ट होती है और हम यहीं से इसका आरंभ करना चाहते हैं कि जब आप किसी का अभिवादन करते हैं तो उसके बनिस्पत उसके प्रत्युत्तर स्वरूप आपके पास आशीर्वाद आता है। जब आप किसी को गाली देते हैं तो उसके बनिस्पत आपके पास तदनुरूप आपका प्रत्युत्तर आता है। प्रत्युत्तर दोनों में आना है, लेकिन जब वो पहली क्रिया आप कर रहे होते हैं उसका जो प्रत्युत्तर आता है वह प्रतिसाद कहलाता है, और जो दूसरी क्रिया कर रहे होते हैं उसका उत्तर प्रतिक्रिया कहलाता है। यानी जो हम क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में दो तरह की क्रिया व्यक्ति के द्वारा होती है, एक सकारात्मक क्रिया, एक नकारात्मक क्रिया, एक अच्छी क्रिया, एक बुरी क्रिया। जो अच्छी क्रिया हम करते हैं, जो एक्शन करते हैं अच्छा, उसका हमको रिस्पांस प्राप्त होता है, यानी प्रतिसाद प्राप्त होता है, और जो बुरा कार्य हम करते हैं, नकारात्मक कार्य करते हैं, उसके बनिस्पत हमको प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन प्राप्त होता है। एक एक्शन के बनिस्पत आपको रिस्पांस और दूसरे एक्शन के बनिस्पत आपको रिएक्शन, यानी रिस्पांस और रिएक्शन ये दोनों आपको प्राप्त होता है। यह भी तय है व्यक्ति जीव के मनोविज्ञान के आधार पर कि जो आप क्रिया करते हैं, जो एक्शन करते हैं, उसके बनिस्पत या तो प्रतिसाद आएगा या तो प्रतिक्रिया आएगी, यानी या तो रिस्पांस आएगा या रिएक्शन आएगा। यह जब भी आता है तो जो प्रतिसाद आता है वह प्रतिसाद व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के जीवन में मूल्यों की स्थापना करता है, और जब रिएक्शन आता है तो वह व्यक्ति के, परिवार के, समाज के और राष्ट्र के जीवन में विकृति, वैमनस्य और हिंसा को जन्म देता। रिएक्शन की अंतिम परिणति हिंसा होती है और वह होकर ही रहती है, क्योंकि वह क्रमशः नकारात्मकता की तरफ व्यक्ति को ले जाती है, और जो रिस्पांस है वह व्यक्ति को क्रमशः सकारात्मकता की तरफ ले जाती है। हम किसी को बड़ा मानने या किसी को छोटा मानने का कोई ऐसा नियम, विधान और तंत्र नहीं है। व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी मेधा से, अगर कोई विद्यावान है, कोई विज्ञानवान है, कोई ज्ञानवान है, कोई विवेकवान है, कोई बुद्धिमान है, और इनका समेकित स्वरूप प्रज्ञावान होना कहलाता है, अगर कोई है तो वह निश्चित रूप से आदरणीय है। यानी प्रज्ञावान जो है वो आदरणीय है। आपसे आयु में कोई बड़ा है वह आपके लिए आदरणीय है।
आपसे पद में कोई बड़ा है वह आपके लिए आदरणीय है। यानी ज्ञान में बड़ा है आदरणीय है, पद में बड़ा है आदरणीय है, आयु में बड़ा है आदरणीय है, और ये सभी आपके आदर के पात्र हैं, आपके श्रद्धा के पात्र हैं, आपके सत्कार के पात्र हैं। और जिसको आप आदर देते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सत्कार करते हैं, उसकी ड्यूटी और उसका कर्तव्य आपके प्रति आप से भी अधिक बढ़ जाता है। वह केवल आदर पाने, श्रद्धा पाने, सत्कार पाने का ही अधिकारी नहीं है। जब वह उसका अधिकारी बनता है तो उसकी ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी, कर्तव्य और उत्तरदायित्व तो आपसे भी अधिक बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है? वह इस तरह से बढ़ता है कि वो आपके प्रति स्नेह, प्रेम, दुलार, लालन, पालन, पोषण का उत्तरदायित्व बन जाता है, उसका कर्तव्य बन। आपको स्नेह करना ही है उसको, आपको दुलार देना ही है उसको, आपको प्रेम करना ही है उसको। यदि नहीं करता है तो अज्ञान में भी बड़ा होकर, आयु में भी बड़ा होकर, पद में भी बड़ा होकर वह आदरणीय और श्रद्धावान नहीं बन सकता। यह टू वे ट्रैफिक है। उसकी वह ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी है कि वह आपके प्रति स्नेह, प्रेम, दुलार का भाव प्रकट करे ही। वह आपको आदर दे रहा है, आपका अभिवादन कर। इसका मतलब यह नहीं कि आपसे हीन है, इसका मतलब यह नहीं कि आपसे कमजोर है, इसका आशय यह नहीं कि आपसे गया गुजरा है, इसका आशय नहीं है कि वह किसी चीज का लायक नहीं है, कोई पात्रता नहीं है। उसमें पात्रता है, तभी उसके अंदर यह योग्यता है कि वह किसी श्रद्धा के पात्र को सामने नतमस्तक होता है, झुकता है, गिरता है। इसलिए ये टू वे ट्रैफिक है। यानी जो बड़ा है आयु में, ज्ञान में, पद में, उसका छोटे के प्रति उत्तरदायित्व और कर्तव्य बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इनका जो समाज में, परिवार में, राष्ट्र में जो विधान सनातन संस्कृति में बताया हुआ है कि किसी का अभिवादन हम क्यों करते हैं, अभिवादन के विभिन्न प्रकार हमारे यहां क्यों बताए गए हैं, साष्टांग दंडवत हम उस किसी को क्यों करते हैं, हमारे अभिवादन की सघनता जितनी ही प्रबल होती है, उस बड़े व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो उतना ही अधिक बढ़ जाता है। इस नाते ऐसा होता है। और दूसरा विषय जो है प्रतिक्रिया का, वह प्रतिक्रिया का विषय अंतिम परिणति हिंसा के रूप में पहुंचती है और प्रतिक्रिया अंतहीन होती है। प्रतिसाद अंतहीन नहीं होता। प्रतिसाद हमेशा एक मर्यादा में रहता है, लेकिन प्रतिक्रिया अमर्यादित होती है, इसलिए अंतहीन होती है। उदाहरण के लिए, मैंने किसी को गाली दिया तो वो गाली का जवाब गाली से देगा, फिर हम उसको जवाब प्रहार करेंगे, मारेंगे, फिर वो हमको मारेगा, फिर हम उसको मारेंगे, फिर हम उसके परिवार को मारेंगे, उसके भाई को मारेंगे, उसके पिता को मारेंगे, उसकी माँ को मारेंगे, और उससे जुड़े हुए प्रत्येक चीज़ों के प्रति हमारे मन में वैमनस्य और घृणा का भाव पैदा होता जाएगा निरंतर। और वो दोनों एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर करते रहते हैं, और उस क्रिया प्रतिक्रिया में हमेशा व्यक्ति की योग्यता और क्षमता का विषय नहीं होता है। वहां प्रतिक्रिया में हमेशा सामर्थ्य और अधिकार हावी होता है व्यक्ति के ऊपर। जिसके पास जितना ही अधिक सामर्थ्य और अधिकार होता है, वह उतना ही अधिक उस परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने लगता है। प्रतिक्रियावादी व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता।
उसका धरातल, उसका वायुमंडल, उसका व्यक्तित्व कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। प्रतिक्रिया में जो दोनों पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों में किसी भी एक पक्ष के साथ यदि आप खड़े होते हैं तो आप निरपेक्ष नहीं। आप किसी को कितना भी जस्टिफाई क्यों न करने लगिए, आप किसी को कितना हो क्यों न शुरू कर दीजिए कि नहीं उन्होंने ऐसा किया इसलिए इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया इसलिए इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया इसलिए उसमें कभी भी किसी एक को अच्छा और किसी दूसरे को बुरा आप नहीं कह सकते। वो दोनों प्रत्येक दिशा में बुरे होते हैं, क्योंकि जब एक बार प्रतिक्रिया शुरू होती है तो वो प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहती। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के परिवार के यहां हिंसा किया, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है। कभी कभी साल 2 साल 3 साल के बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है। और इसीलिए जब आप सामर्थ्य और अधिकार आधारित इस प्रतिक्रियावादिता के चंगुल में फंस जाते हैं तो यह वातावरण व्यक्ति को राजनीति का जो सगुफा है, राजनीति का जो तंत्र है, उस राजनीति के तंत्र में व्यक्ति इस प्रक्रिया को ज्यादा बेहतर तरीके से अपनाने लगता है। क्योंकि राजनीति सरकार और सत्ता में आने के बाद सामर्थ्य और अधिकार की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से आती जाती घटती बढ़ती रहती है। जो जब जितना सामर्थ्यवान होगा, जो जब जितना अधिकार संपन्न होगा, वह उस समय उतनी ही तीव्रता से प्रतिक्रिया करेगा। और राजनीति का, सत्ता का और सामर्थ्य और अधिकार का जो प्रभाव और असर होता है वह किसी भी एक व्यक्ति में, किसी भी एक परिवार में, किसी भी एक समाज और समुदाय में अनंत काल तक अस्थायी रूप अख्तियार नहीं करता। सदा के लिए वह कभी नहीं रह सकता एक स्थान पर। प्रतिसाद का भाव हमेशा एक स्थान पर रह सकता है यदि आपने उसका पालन किया तो, लेकिन प्रतिक्रिया का जो आधार है, सामर्थ्य और अधिकार, यह एक स्थान तक पर हमेशा कभी नहीं रहते। लेकिन जो प्रतिसाद का आधार है, वह प्रतिसाद का आधार योग्यता, वह हमेशा एक स्थान पर रह सकती। आप सजोकर बनाकर उसको रख सकते हैं एक स्थान पर। और इसलिए जब अधिकार और सामर्थ्य की परिस्थिति बदलती है तो दूसरे को अवसर मिलता है प्रतिक्रिया करने का। फिर पहले को मिलता है, फिर दूसरे को मिलता है, फिर पहले को मिलता है। राजनीति में या कहीं भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप प्रत्यक्ष इसको देख सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि वह परिस्थिति हमेशा आती जाती रही है। इसलिए कभी भी प्रतिक्रियावादी होना, कभी भी योग्य होना और श्रेष्ठ होना योग्यता का और श्रेष्ठता का मानदंड नहीं होता, होता ही नहीं है। और हम समझते हैं कि आज हमारी सामर्थ्य अधिक है, आज हमारे पास अधिकार अधिक है, तो हम किसी अपने पूर्वों में किए गए कार्य व्यवहार को की प्रतिक्रिया कर दें। वह प्रतिक्रिया निश्चित रूप से पुनः आने वाले समय में आपके लिए हितकारी नहीं होगी। और इसलिए राजनीति में यह क्रिया प्रतिक्रिया का दौर हिंसा प्रतिहिंसा की तरफ व्यक्ति को ले जाती है। और अभी जो मुंबई में एक फिल्म एक्टर की हत्या हुई, उसके तह में और उसकी गहराई में आप चले जाइए तो परत दर परत कैसी परिस्थिति, कैसा वातावरण और कैसी सूचनाएं, कैसा समीकरण बनता खुलता नजर आ रहा है।
आप उसका मूल्यांकन करिए तो पता चलता है कि व्यक्ति किस स्तर तक जाके पतित हो सकता है, च्युत हो सकता है, गिर सकता है। इसलिए हमेशा जो संयम और धैर्य, यह दो ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने से रोकते हैं। और प्रतिक्रिया पहले वाणी से आती है, वाणी से वह व्यवहार में आती है, और वह व्यवहार फिर उसको अमली जामा पहनाता है। इसलिए जब भी हम कोई क्रिया, कोई कार्य, कोई व्यवहार करें तो यह पहले सुनिश्चित कर लें, और उस सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति के पास हमेशा संयम और धैर्य, यह दो चीजें उसके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए कि वह जो क्रिया करने जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया होगी क्या कोई। एक बात और महत्वपूर्ण है कि बार बार कोई नकारात्मक क्रिया कर रहा है तो एक समय उसके पास बहुत धैर्यवान और संयमशील व्यक्ति भी प्रतिक्रिया कर देता है। इसलिए कभी भी उत्प्रेरक का कार्य भी नहीं करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया करे ही, विवश ही करे, आप विवश ही हो जाए आपके सामने प्रतिक्रिया करने की। इसलिए राजनीति में कभी भी जब व्यक्ति को सामर्थ्य और अधिकार मिलता है तो उस सामर्थ्य और अधिकार के साथ हमको एक निश्चित मानदंड पर चलना होता है, और वह मानदंड न्याय का, नीति का, नैतिकता का होता है, जो हमको कोई एक निश्चित रास्ता और मार्ग दिखाता है। उस रास्ते और मार्ग पर हम सुगमता से चल सकते हैं। हमको कुछ अलग से सोचने, विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिसाद, क्रिया और प्रतिक्रिया में हमेशा इस बात का ध्यान में रखिए कि जब भी क्रिया और प्रतिक्रिया में दो पक्षों के बीच कहीं भी आप तालमेल बिठाने की कोशिश करने जाते हैं तो वह तालमेल आप बिठाते नहीं, बल्कि भी सनई सनई आप किसी पक्ष में खड़े होते चले जाते हैं। क्योंकि आप तर्क के आधार पर, सूचना के आधार पर, तथ्य के आधार पर किसी एक का किसी दूसरे के बनस्पत, किसी दूसरे का पहले के बनस्पत मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, और उस मूल्यांकन करने में आपका पूर्वाग्रह हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और उस पूर्वाग्रह के प्रभावी हो जाने के कारण आपका पक्ष तय हो जाता है, और उसमें से जो भी पक्ष में आप खड़े होंगे आप न्यायपूर्ण नहीं होंगे, आप नीतिपूर्ण नहीं होंगे, आप नैतिकता पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए जब भी व्यक्ति बड़ा बनता है ज्ञान से, बड़ा बनता है आयु से, बड़ा बनता है पद से, उन तीनों परिस्थितियों में व्यक्ति को विनम्र होना, संयमित होना, धैर्यवान होना, यह उसका प्रमुख लक्षण होता है। उसको दूसरे को सुनना चाहिए, दूसरे को अवसर देना चाहिए, दूसरे की बातों की मीमांसा करनी चाहिए, और तब कोई निर्णय करना चाहिए। इस आलोक में भारत की राजनीति में ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में निश्चित रूप से बीती हुई शताब्दी में और चल रही शताब्दी में अनेक विडंबनापूर्ण, षड्यंत्रपूर्ण और विकृत मानसिकता के लोगों ने आकर बहुत सारे कार्य किए हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात को ध्यान में रखिए कि किसी व्यक्ति को 10 साल तक आप लगातार परेशान और प्रताड़ित, पीड़ित करते रहे, यह मानकर कि हम उसको समाप्त कर लेंगे,
लेकिन आप समाप्त नहीं कर पाए। उसी स्थान पर 2014 में वो व्यक्ति आ गया। लेकिन उस व्यक्ति ने, अगर वो चाहता तो उसकी सामर्थ्य बढ़ गई है, वो चाहता तो, और आपकी सामर्थ्य बहुत घट गई है, तो वो चाहता तो प्रतिक्रिया करता, लेकिन वह स्वयं से प्रतिक्रिया नहीं करता। कोई करता भी है तो उसको रोकता है। इसलिए हमेशा जब भी आप बड़े दायित्व पर, बड़े पद पर पहुंचिए और बड़ा होने का दंभ भरिए, बड़ा होने का आपके अंदर अगर स्वरूप विकसित होता है कि मैं बड़ा कहलाऊं, लोग मुझे बड़ा माने, लोग मुझे बड़ा स्वीकार करें, उसके लिए आपको मन वचन कर्म से बड़ा होना पड़ा। और इसके लिए कहा गया है कि जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, और विशेषकर नकारात्मक घटनाएं होती हैं किसी भी बड़े व्यक्ति के अंदर, तो उसमें से 1/3 ऐसी बातें होती हैं कि उसका किसी तरह का कोई संज्ञान लेना ही नहीं चाहिए। कोई कहता है कि आपको फला ने गाली दिया और हमने उसका संज्ञान ले लिया, तो मेरे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। किसी ने कहा कि वो आपको मारने के लिए कह रहे थे, उसका संज्ञान लेना उचित नहीं है। 1/3 ऐसी चीजें होती हैं कि उसको सुन लीजिए लेकिन अवॉइड कर दे, उसको भी जाने दीजिए। 1/3 तो सुनिए ही नहीं, 1/3 सुन लीजिए लेकिन छोड़ दीजिए। बचे हुए 1/3 विषय ऐसे होते हैं जिसको संज्ञान में लेकर उचित और अनुचित का विचार करके उस पर कार्य करना होता है। नहीं तो हमने को किसी ने कुछ कह दिया और उस बात को लेकर हम उड़ना शुरू हो गए, यह बड़कपन का, यह श्रेष्ठता का लक्षण नहीं है। हमको उन चीजों में जाना ही नहीं चाहिए, हमको उसकी चर्चा वार्ता पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। इसलिए जो प्रतिक्रियावादी राजनीति चल रही है समाज में, और वह राजनीति परिवार में, वह राजनीति व्यक्ति व्यक्ति के अंदर, वह राजनीति सत्ता अधिकार संपन्नता के अंदर, प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी रूप में चल रही है। और यह जो चलती है चीज, उसके चलने के पीछे का जो हेतु और कारण है, वह केवल और केवल प्रतिक्रिया का भाव, और उस प्रतिक्रिया के भाव के साथ सामर्थ्य, सत्ता और अधिकार पाने की और प्रबल उत्कंठा और अभिलाषा व्यक्ति के मन में आती जाती है, और उसी उत्कंठा एवं अभिलाषा के वशीभूत होकर वह निरंतर उसी मार्ग पर चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका अभिवादन करता, आपको साष्टांग दंडवत करता है, तो तुरंत अपना मूल्यांकन करिए कि क्या वास्तव में मैं इसका पात्र और अधिकारी हूं क्या। यह विचार यदि तुरंत आपके मन में आएगा तो निश्चित रूप से आप गलती करने से बच जाएंगे और आपकी श्रेष्ठता निरंतर बढ़ती जाएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति बड़ा इसलिए होता है कि कोई उससे छोटा होता है, और वह छोटा जो है उसने आपके सामने अपना छोटा होना स्वीकार किया आपको अभिवादन करके, तो उसके मूल्य को पहचानने की आप चेष्टा करिए। वह आपसे ज्ञान में छोटा होगा, आयु में छोटा होगा, पद में छोटा होगा, लेकिन आपको नमस्कार करके, आपको अभिवादन करके, आपको साष्टांग दंडवत करके, आपको प्रणाम करके, आपको नमस्कार करके, आपके आने पर कुर्सी आपके लिए छोड़ करके उसने आपके ऊपर उपकार किया है, आपको बड़ा बनाया है उसने। आप बड़े उसके इस भाव के कारण बड़े हुए हैं। 10 लोग किसी समाज में किसी जगह पर बैठे हैं, आप वहां गए और उसने सबने कुर्सी छोड़ दिया, आप बड़े हो गए। आप नहीं बड़े थे, आप बड़े थे नहीं, उन लोगों ने कुर्सी छोड़ दिया। अब उसमें 4 लोगों ने छोड़ दिया जब, तो बाकी 6 होंगे, वो भी सोचेंगे मुझे भी छोड़ देना चाहिए।
उन सबकी दृष्टि में आपका बड़कपन सिद्ध हुआ। किसके कारण? जो छोटा है, जिसने छोटा माना, स्वीकार किया, आपके बड़कपन को उसने प्रमाण पत्र दिया है। आप उसको तुच्छ और हेय करने लगते हैं, आप उसको नीचा समझने, आप उसको दुत्कारने लगते हैं, डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। किसी भी बड़े को छोटा जो होता है वही आदरणीय बनाता है। कोई बड़ा होता ही इसलिए है कि कोई छोटा है। इसलिए बड़े होने की अभिलाषा, बड़े होने की लालसा, श्रेष्ठ होने की अभिलाषा, श्रेष्ठ होने की जो लालसा है, वह लालसा हमेशा छोटों के प्रति, जो आपसे लघुतर हैं, चाहे ज्ञान में, चाहे आयु में, चाहे पद में, उनके प्रति स्नेह, प्रेम, दुलार का भाव प्रकट करिए। आप पद में बड़े हैं, किसी संस्था के प्रमुख हैं, किसी कार्यालय के अधिपति हैं आप, और आपके यहां कोई कर्मचारी है, वो आपसे पद में छोटा है। लेकिन यह भाव भी महसूस करिए, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके जाने पर वो कुर्सी छोड़ देता है, आपको आदरणीय बनाता है, लेकिन वह आयु में आपसे बड़ा है। अवसर मिलने पर उसके मूल्य को भी समझकर आप तदनुसार उसके साथ व्यवहार करिए, रखिए व्यवहार। इस चीज को स्वीकार करिए, तो आप श्रेष्ठ होते जाएंगे। प्रतिक्रिया करने से आप बचते जाएंगे क्रमशः। और जब आप प्रतिक्रिया कर, यह प्रवृत्ति जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर आती जाती है, वह श्रद्धा का भाव अपने से ऊपर वाले के प्रति वह क्रमशः प्रकट करता जाता है। क्योंकि ऊपर 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 की एक क्रमबद्ध सीढ़ी है, एक चरण है, और वह चरण ईश्वर तक जाता है, उस श्रेष्ठता का। यह श्रेष्ठता का भाव जब व्यक्ति के अंदर आता है तो वह भक्त बनता है, फिर साधु बनता है, फिर संत बनता है, फिर महात्मा बनता है, फिर ऋषि बनता है, फिर मुनि बन जाता है। उसके में अंदर भेद ही नहीं रह जाता किसी चीज का। उसके लिए किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष और किसी राष्ट्र का सामान्य नागरिक, दोनों उसके लिए बराबर होता है। उसके लिए कोई मूल्य नहीं है, उसके लिए किसी चीज का, कोई वस्तु का, पदार्थ का कोई मूल्य, महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जब भी कोई क्रिया कर रहा है तो वह क्रिया हमेशा इस आशय से की जानी चाहिए कि उसके बदले हमको प्रतिसाद प्राप्त होगा। इस आशय से नहीं करना चाहिए, या ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए कि हमको प्रतिक्रिया प्राप्त हो। और इसीलिए हमेशा भारत की सनातन संस्कृति में कहा गया है कि हमेशा सदा सही भाव रखना चाहिए, सदा सहता का भाव रखना चाहिए, हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जो सदा सही होता है, जो कृतज्ञ होता है, उस व्यक्ति के अंदर कभी भी ऐसी क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं होती है जिसके बनिस्पत प्रतिक्रिया आए। जो सदा सही नहीं है और जो कृतज्ञ है, जो किसी के भी किए गए एक तिनके के बराबर भी सहयोग का, आशीर्वाद का, स्नेह का, आदर का, सम्मान का मूल्य नहीं समझता और उस मूल्य को तिरस्कृत करने और खारिज करने की अनवरत चेष्टा करता है, ऐसा व्यक्ति कपटपूर्ण और अधम कोटि का व्यक्ति माना गया है भारतीय शास्त्रों में। जिसने तृणमात्र भी आपके लिए किया है, आपके लिए शुभकामना ही प्रकट किया है, आपको आशीर्वाद ही व्यक्त किया है, तब भी वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से उसके प्रति आप सदा सही भाव रखिए, कृतज्ञता का भाव रखिए। आपकी श्रेष्ठता, आपकी प्रबलता, आपकी उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। राजनीति में, राजनीति चूंकि समाज का
और वह भी कलयुग का ही नहीं, इसके पूर्व में द्वापर का, उसके पूर्व में त्रेता में और उसके पहले सतयुग में, प्रत्येक काल और परिस्थिति में राजनीति, सत्ता और अधिकार यह हमेशा सदा से ही यह समाज के लिए और लोक के लिए मार्गदर्शक संकेत होता है। और व्यक्ति हमेशा अपेक्षा की दृष्टि से सत्ता की तरफ, राजनीति की तरफ, व्यवस्था की तरफ देखता है, आस लगाए रहता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या होगा तो अच्छा होगा, क्या होगा तो बुरा होगा। इसलिए वह पालक होती है सत्ता, वह सरकार, वह व्यवस्था। और इसलिए लोक ने उस सत्ता को, उस अधिकार संपन्नता को बल प्रदान करके, मूल्य प्रदान करके श्रेष्ठ बनाया है, श्रेष्ठ सिद्ध किया है। इसलिए वह श्रेष्ठ लोक के कारण है। इसलिए लोक का मूल्य उसको पहचानना चाहिए, लोक का मूल्य उसको समझना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो उसके अंदर प्रतिक्रिया का भाव नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो समाज में विकार, विकृति, समस्या और तमाम तरह की विडंबनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। प्रतिक्रियावादी राजनीति आज समाज की बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और आप ऐसे क्रिया और प्रतिक्रिया के वातावरण में किसी भी पक्ष से नहीं खड़ा होकर स्वयं ऐसा आचरण और व्यवहार प्रस्तुत करना यथेष्ट है जिसमें क्रिया और प्रतिसाद का युग्म समाज में स्थापित हो। आप क्रिया और प्रतिक्रिया के युग्म के विषय में विचार करना और उसके विषय में चिंतन मनन करना, उसमें से किसी एक को अच्छा, किसी दूसरे को बुरा सिद्ध करने का प्रयत्न करना आपकी भी विकृति मानसिकता को प्रकट करता है। आप सदैव एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा वायुमंडल, एक ऐसा समाज बनाने की चेष्टा करिए जहां क्रिया के साथ प्रतिसाद की स्थापना हो, एक्शन के साथ रिस्पांस की स्थापना हो। ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण, ऐसा वायुमंडल स्थापित हो। ऐसे परिस्थिति, ऐसे वातावरण के आप जब भी भागीदार बनेंगे, उसमें किसी भी तरह के पक्ष विपक्ष आप बनेंगे तो निश्चित रूप से आप एक्शन और रिएक्शन वाले पक्ष में जाएंगे। और एक्शन और रिएक्शन के पक्ष में जाएंगे तो आपका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक टार्च आप जलाते हैं किसी दीवार पर, तो वह दीवार आपको रिस्पांस करती है तो प्रकाश दिखाई पड़ जाता है। वो रिएक्शन नहीं। विज्ञान की इस मूर्खतापूर्ण अवधारणा में कभी मत पड़िए जो यूरोपीय जगत ने आपको बताया कि वो रिएक्शन है। रिएक्शन नहीं है। जब किसी दीवार पर आप टार्च जलाते हैं तो वो दीवार आपको रिस्पांस कर देती है, तो आप प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाश प्रकट हो जाता है। लेकिन उसी दीवार पर आप किसी राइफल की गोली से फायर करिए तो वो रिएक्ट करती है दीवार, रिस्पांस तब नहीं करेगी, वो रिएक्ट करेगी। इस बात को हमको ठीक से समझना और जानना होगा। अगर इसको हम नहीं समझते तो समाज के, व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझकर हम समाज में अच्छाई की स्थापना नहीं कर सकते। समाज में वैमनस्य, समाज में विकृति, समाज में विकार उत्पन्न होगा। हम सहजता से स्वीकार करें, हम किसी को छोटा बड़ा बनाने, अहंकार में आने कि इस प्रवृत्ति से बचें। बार बार मैं कहता हूं, अभी स्वाभिमानी होना भी एक प्रकार का अहंकार है। स्वाभिमान, जैसे मैं कहता हूं मैं बहुत स्वाभिमानी हूं, इसका मतलब है कि मैंने आपके स्वाभिमान को धता बता दिया, आपको कचरे के ढेर में डाल दिया। मैंने आपके स्वाभिमान की मैंने कोई चिंता नहीं की, आपके स्वाभिमान का विचार नहीं किया मैंने। मैं जब बार बार कहता हूं मैं स्वाभिमानी, मैं स्वाभिमानी, मैं, इसका मतलब है दूसरे का स्वाभिमान नहीं होता क्या?
और जब एक व्यक्ति का स्वाभिमान की रक्षा करने का समाज बीड़ा लेता है या वो स्वयं इसी की चेष्टा में 24 घंटे रहता है, तो वो दूसरे को हमेशा अपमानित करता रहता है। और वह जब दूसरे को अपमानित करता रहता है तो उसके एक दिन ऐसा आता है कि उसका स्वाभिमान नहीं रह जाता। हमेशा आप सहज भाव में रहिए, और इस तरह का भाव हमेशा कृतज्ञता के भाव की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, प्रतिक्रियावादिता की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। क्योंकि इज्जत और प्रतिष्ठा, सम्मान प्रत्येक को चाहिए, एक जीव को चाहिए, एक पदार्थ को चाहिए। एक पेड़ को आप पैर से दबा दीजिए, एक पेड़ को आप जल दीजिए, वह जल दिया हुआ पेड़ आपको छाया देगा, और पेड़ को जिसको दबा देंगे वह आपके साथ क्या करेगा, प्रकृति इस पर विचार करेगी। इसलिए हमेशा समाज में इस बात का ध्यान रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति, जीव, तत्व, पदार्थ सम्मान का भूखा है। एक हिंसक कुत्ता जिसको आप रोटी खिलाते हैं, सर पर हाथ फेरते हैं, उसके मुंह में आप नंगे पांव स्वयं पैर डाल दीजिए, वो आपको काटेगा नहीं। क्यों? जूता पहन के पैर डाल दीजिए, आपको कुछ बोलेगा नहीं। आपके घर का एक बच्चा उसको कुछ कहेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ किया तो वो क्या करेगा, आप समझ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, तत्व, जीव, पदार्थ सम्मान और आदर, स्नेह, दुलार का भूखा है। बड़ा जो है वो सम्मान का, आदर का, सत्कार चाहिए उसको। जो छोटा है उसको स्नेह, दुलार, लालन पालन, पोषण चाहिए। छोटे का मूल्य हमेशा बड़े से अधिक होता है, क्योंकि छोटा ही बड़े को बड़ा बनाता है। आपके पास 1 मीटर का कपड़ा है और 2 मीटर का कपड़ा, उस 1 मीटर के कपड़े के कारण ही आप 2 मीटर के कपड़े को बड़ा कपड़ा कह रहे हैं। आपके पास कोई 5 फीट का दंड है और किसी के पास 5.5 फीट का दंड है, तो 5.5 फीट के दंड का मूल्य इसलिए है कि कोई 5 फीट वाला दंड है। इसलिए किसी का भी मूल्य और अस्तित्व, किसी कार्यालय में जिलाधिकारी बैठा है, वहाँ कोई सबऑर्डिनेट, एडीएम नहीं है, एसडीएम नहीं है, कर्मचारी नहीं है, ओएस नहीं है, चपरासी नहीं, अन्य कर्मचारी नहीं, स्वीपर नहीं है, उसका क्या मूल्य है? कोई एक बहुत प्रतापी राजा किसी निर्जन जंगल में चला जाए, जहाँ योजन 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 दूर तक कहीं कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, उसके प्रतापी राजा होने का मूल्य क्या है, आप बताइए। इस कारण व्यक्ति के अंदर इस तरह के मनोवेगों को विकसित करना, नकारात्मक मनोवेगों को तिरस्कृत करना, हतोत्साहित करना, हमेशा इस दृष्टि से विचार और कार्य करना, इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होता है। तात्कालिक परिणाम आपको लगता है कि मुझे बहुत सुंदर मिल गया इस क्रिया और प्रतिक्रिया का, लेकिन दूरगामी परिणाम इसका कभी भी अच्छा नहीं होता। व्यक्ति अधम कोटि का होता है, पतित हो जाता है, और फिर उसको लगता है कि हमने कब कहां कैसी गलती कर दी। आप सबसे जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, चाहे उसके पास जो भी दायित्व और उत्तरदायित्व है, इस आलोक में विचार कर व्यवहार करने की चेष्टा करें। इतना निवेदन आज के अपने फेसबुक लाइव पर करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप हमारे इस फेसबुक लाइव से जुड़ें, हमारे इस पेज को लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ें। हम प्रत्येक दिन, प्रायः प्रत्येक दिन, अगर कोई विकट स्थिति नहीं आई तो शाम 9 बजे ही इस पेज पर मिलते हैं। हमारे फेसबुक लाइव
पर आप उपस्थित रहें, सुने, समझें, विचार करें। हमारे वीडियो कौस्तुभ नारायण मिश्र नाम के हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, सटीक संवाद नाम से। सटीक संवाद हिंदी में या हमारा अंग्रेजी में नाम आप सर्च करेंगे तो वहां आप बहुत सारी सूचनाएं, वीडियो प्राप्त कर सकेंगे। इतना निवेदन, अनुरोध करते हुए आज की अपनी बात पूर्ण करते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।